Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमारा आगे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन सभी टॉपिक्स में यूज होने वाला है। बेस मेथड है, इसका हर टॉपिक में यूज होगा मॉड्यूल 2 में आगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैंने केस 1 डिस्कस कर दिया है जिसमें हमें कंडीशंस नहीं गिवन होती है। आज हम केस 2 को डिस्कस करेंगे, 2-3 एग्जांपल जिसमें क्वेश्चन के साथ में हमें कंडीशन भी दी होती है, मतलब आपको कंडीशन भी आगे जाके उसमें अप्लाई करनी होती है, तो वो केस 2 में आएगा। तो केस 2 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज। एग्जाम्पल 1, सोल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। और इसमें आप देख सकते हैं कंडीशन हमें गिवन है ux0 इक्वल टू 6e⁻³ ठीक है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर गिवन है। तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमें इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये कंडीशन तो हमें सबसे लास्ट में अप्लाई करनी होती है ना। तो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें ∂u/∂x इक्वल टू 2 ∂u/∂t प्लस u, इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ में आपको गिवन है u(x0) इक्वल टू 6e⁻³ ये कंडीशन है। इक्वेशन 2 डालते हैं, सबसे लास्ट में यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल हम क्या करते हैं, लेट करते हैं यहाँ पर u को 2 वेरिएबल का फंक्शन, एक x ले लेते हैं जो कि केवल x का फंक्शन होगा, और दूसरा जो कि यहाँ पर t वेरिएबल गिवन है y की जगह पर, तो उसको t मान लेते हैं जो कि t का फंक्शन होगा, है ना। केवल और केवल x, कैपिटल x का फंक्शन होना है, कैपिटल t का फंक्शन होना है। इसको हमने सॉल्यूशन मान लिया। इक्वेशन 1 का बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको सॉल्यूशन मान के हम आगे प्रोसीड करेंगे और यही हमें निकालना है u इक्वल टू कैपिटल X और t की, कैपिटल T की मल्टीप्लाई करके। तो करना क्या होता है, सबसे पहले जो हमें डेरिवेटिव इक्वेशन में गिवन है उनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है और इसमें इक्वेशन 1 में पुट करनी होती है। तो नाउ सबसे पहले वैल्यू निकालनी है ∂u/∂x की। इसका मतलब होगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन u का, यानी कि xt जिसकी वैल्यू है। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो t तो काम करेगा कांस्टेंट का, और वो जो हमारा अंदर है वो बनेगा हमारा ∂x/∂x, यानी कि कैपिटल x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और चूंकि ये हमारा केवल x का फंक्शन है, कैपिटल X केवल x का फंक्शन है, तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही इसका एडवांटेज है मेथड का कि इसमें आगे जाके ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट लगता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कंसेप्ट लगता है। तो ये बन जाएगा tx'। ऐसे ही हम निकालेंगे ∂u/∂t की वैल्यू। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा xt का, t के रेस्पेक्ट में करने पर x कांस्टेंट का काम करेगा, अंदर मिलेगा ∂t/t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और चूंकि ये केवल t का फंक्शन है तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमें मिलेगा xt'। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इन 1। यदि आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इससे आपको मिलेगा tx' इक्वल टू 2xt' और प्लस u की वैल्यू xt। तो हमने सभी को इक्वेशन 1 में पुट किया, इन सभी वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड की है। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसी वजह से इसका मेथड का नाम पड़ा हुआ है। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हमें x की टर्म को एक तरफ करना है और t की टर्म को एक तरफ करना है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं tx' इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2t' प्लस t आपका अंदर बना रहेगा, ठीक है। अब इधर से हम t से डिवाइड कर देंगे और उधर से x से इधर ले आएंगे, तो ये x'/x मिलेगा और ये 2t' प्लस t/t मिलेगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए हमारे, x एक तरफ हो गया और t एक तरफ हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x'/x इक्वल टू 2t'/t और प्लस 1। तो x वेरिएबल और t वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें इसको -p² मानना होता है,
वैसे तो हम प्लस पी स्क्वायर जीरो भी मान सकते हैं, लेकिन माइनस पी स्क्वायर से इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि क्योंकि आगे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन है ना, वो माइनस पी स्क्वायर से ही मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको देगी। तो आगे के लिए हम इसको माइनस पी स्क्वायर मानकर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से ही, है ना। तो माइनस पी स्क्वायर से हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये हमारा पहला फ्रैक्शन बनेगा, ये दूसरा और ये तीसरा, है ना। तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्रैक्शन डाल लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और ये थर्ड फ्रैक्शन। यदि हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो x निकलेगा, केस 1 बनेगा हमारा, x डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हमें कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। 1 अपॉन एक्स, एक्स डैश का मतलब होता है डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। वेरिएबल अगर सेपरेट करें, कैपिटल एक्स की टर्म को एक तरफ रख लेते हैं, कैपिटल में जो एक्स है उसकी टर्म को एक तरफ रखा और माइनस पी स्क्वायर डी एक्स को एक तरफ ले गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, इधर मिलेगा आपको लॉग में कैपिटल एक्स, उधर मिलेगा माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे लॉग C1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो लॉग में हमें सेकंड टर्म को भी कन्वर्ट करना होगा, ये बन जाएगा लॉग e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस लॉग C1। ठीक है, लॉग mn की प्रॉपर्टी से लॉग हट जाएगा और ये मिलेगा आपको x इक्वल टू C1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ये तो हमने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लिया था। अब हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेकर के चलेंगे और कैपिटल टी की वैल्यू निकालेंगे। ये है हमारा 2t डैश अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। दूसरा केस 2t डैश अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ये हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर किया। अब इसको भी हमें सेम तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको सेम तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2t डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं t डैश, इस 2 को तो उधर ले जाते हैं, ये तो बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, है ना। और 1 अपॉन टी को इधर ही रखेंगे और टी डैश की वैल्यू होगी डी टी अपॉन स्मॉल डी टी, है ना। इसमें भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी टी अपॉन टी को इधर ही रखना होगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 डी टी को उधर ले जाएंगे स्मॉल वाले को। अब हमें दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करने पर ये मिलेगा लॉग टी, ये मिलेगा आपको माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है टी प्लस लॉग एक कॉन्स्टेंट C2। ठीक है, इसको अगर e की पावर में कन्वर्ट करके लॉग से लॉग काटे तो ये होगा लॉग टी इक्वल टू लॉग e की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टी और इनटू में C2 आ जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से आपको कैपिटल टी की वैल्यू भी मिल जाएगी, C2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टी, जिसको हम इक्वेशन 4 डालेंगे। अब इक्वेशन 3 x की वैल्यू और इक्वेशन 4 t की वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर u इक्वल टू एक्स टी होता है, इस u को हम u एक्स टी भी लिख सकते हैं, है ना। x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, C1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स और t की वैल्यू हमने निकाली है C2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। ये हमने वैल्यू निकाली है t की। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं u ऑफ एक्स टी इक्वल टू C1 C2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, e की पावर में दोनों को कलेक्ट कर सकते हो आप, e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स और माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। ये हमें मिलेगा फाइनल सॉल्यूशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे।
तो यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ तक तो सॉल्व किया बिना कंडीशन के, यहाँ पे कंडीशन का कोई यूज नहीं होता है। अब हम यहाँ पर कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन जो कि इक्वेशन 2 में हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है ux0 इक्वल टू 6e⁻³ इस कंडीशन को साइड में लिख देता हूँ ताकि याद रहे। कंडीशन हमें गिवन है u(x0) इक्वल टू 6e⁻³ कंडीशन से आपको एक तो पता लग गया होगा कि यहाँ पर हमें x को तो x ही रखना है और t को क्या वैल्यू रखनी होगी, आपको t को यहाँ पर 0 रखना होगा, और t को 0 रखने पर ये ux0 बनेगा। तो हम ये जो कंडीशन हमें गिवन है इक्वेशन 2 में जिसको हमने लिखा है, इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यही आपको काम करना है, पुट t इक्वल टू 0 इन 5। अगर t को 0 रखते हैं तो ये बनेगा ux0 लेफ्ट साइड में, इक्वल में बनेगा c1 c2, और t को 0 रखने पर आपका बचेगा वहाँ पर p²x। ux0 की जो वैल्यू गिवन है वो रख देंगे 6e⁻³ इक्वल में दिया है c1 c2 e⁻p²x। दोनों तरफ से कंपेयर करते हैं तो आपको कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन करने पर c1 c2 की वैल्यू मिलेगी 6, और e की पावर की कंपैरिजन करने पर p² की वैल्यू मिलेगी 3। बस यही वैल्यू हम इक्वेशन 5 में रख देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यूजिंग इन 5 में रखने पर जो आपका आंसर आएगा u(xt) इक्वल टू c1 c2 की वैल्यू 6 e⁻p²x यानी कि -3x, और p² की वैल्यू 3 रखने पर 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 मिलेगा -2t। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा जब आप इक्वेशन 5 में इन कंडीशन को यूज कर देंगे। ठीक है, तो अगर कंडीशन दी है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सॉल्यूशन को फाइंड करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ कंडीशन को लेकर के। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपकी कंडीशन ∂u/∂t और प्लस ∂u/∂x इक्वल टू 3u, इक्वेशन 1 डालेंगे, और जो आपको कंडीशन गिवन है वो है u इक्वल टू 3e⁻⁻x -e⁻⁻5x। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, और ये कंडीशन है व्हेन t इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का तरीका है कि हम यहाँ पर u को 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट फंक्शन मान के चलेंगे, है ना। लेट u को हमने मान लिया कि x और t का फंक्शन है, और u(xt) इक्वल टू हमने माना है सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। कैपिटल X केवल x का फंक्शन है और कैपिटल T केवल t का फंक्शन है। देयरफॉर अब हम निकालेंगे यहाँ पर ∂u/∂t की वैल्यू, यानी कि हमें u की वैल्यू रखनी है xt, और ये आपको मिलेगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो x तो कांस्टेंट का काम करेगा और ये ∂t/∂t हो जाएगा। चूँकि ये केवल t का फंक्शन है तो इसको हम d में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बन जाएगा आपका xt'। सेम तरीके से हम अगर ∂u/∂x निकालेंगे तो वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो t कांस्टेंट का काम करेगा और x के रेस्पेक्ट में x का ये आएगा, जिसको हम कैपिटल d की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल x का ही फंक्शन है। तो ये t x' होगा। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे। यूजिंग इन 1, इन सभी कंडीशंस को इक्वेशन 1 में अगर यूज करते हैं तो ये मिलेगा आपको 4xt' और प्लस tx' इक्वल टू 3xt। ये आपको मिलेगा यदि आप ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखने पर आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, x की टर्म को एक तरफ ले जाना है, t की टर्म को एक तरफ ले जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
इस पूरी इक्वेशन को हम xt से डिवाइड कर देंगे। xt से अगर डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा आपको 4xt डैश अपॉन xt प्लस tx डैश अपॉन xt इक्वल टू 3xt अपॉन xt। तो इक्वल में तो 3 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर t से t कटने पर x डैश अपॉन x बनेगा और यहाँ पर x से x कटने पर 4t डैश अपॉन t बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि t की टर्म एक आ गई है और x की टर्म अलग हो गई है ना। इसको भी हम थोड़ा सा अगर सही करके लिखे तो ये बनेगा हमारा 4t डैश अपॉन t माइनस 3 इक्वल टू x डैश अपॉन x विद निगेटिव साइन, है ना। और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं माइनस पी स्क्वायर के बराबर मान के चलते हैं वैसे तो, है ना। चाहे तो आप माइनस पी स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए या प्लस पी स्क्वायर लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपका मन करे ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि माइनस पी स्क्वायर से जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको देगा इन केस जब आप वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको उसको माइनस पी स्क्वायर ही मान के चलना होता है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको लेकर के चलते हैं माइनस पी स्क्वायर के बराबर, प्लस पी स्क्वायर भी मान सकते हो आप, है ना। चलो एक क्वेश्चन में आपको प्लस पी स्क्वायर से भी करके दिखाता हूँ। इसको प्लस पी स्क्वायर मान लेते हैं। मान तो कुछ भी सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर, जीरो भी मान सकते हैं। माइनस पी स्क्वायर लेने का बस ये मोटो है कि जो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें माइनस पी स्क्वायर से ही मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ज़्यादातर मिलता है हमें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड फ्रैक्शन, ये थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट और थर्ड को लेने पर हमारे टी की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, 4t डैश अपॉन टी माइनस 3 इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 4t डैश अपॉन टी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3। दिस इम्प्लाइज ये आपको मिलेगा dt अपॉन dt और कैपिटल टी को डिवाइड में लिख देता हूँ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3। वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, है ना। अगर वेरिएबल्स को आप सेपरेट करेंगे तो dt अपॉन टी को एक साइड रखते हैं, ये उधर जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 और इनटू में आपको ये dt मिलेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन करने पर आपको ये log कैपिटल T इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 इंटू टी प्लस एक कॉन्स्टेंट log C1 के बराबर मिलेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज log t, log को काटने के लिए इसको log e की पावर में लिख देंगे। log e की पावर में पी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 इंटू टी और प्लस log C1 जो कि इंटू में आ जाएगा। इस केस में आपका log से log हट जाएगा तो यहाँ से आपको t की वैल्यू फाइंड होगी C1 e की पावर पी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 इंटू टी, जो कि इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन जाएगी। तो इस बार हमने प्लस पी स्क्वायर लेकर के चले। प्लस पी स्क्वायर लेकर के आप देखते हैं कि यहाँ पर इजीली हमारा एक वैल्यू निकल गई जो कैपिटल टी की फॉर्म में है। अब हम इसमें सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेकर के चलेंगे, है ना। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन से हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी और कैपिटल एक्स की वैल्यू लेने पर, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकलने पर आपका फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा केस, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेने पर हमें यहाँ पर मिलता है माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। इससे आपको मिलेगा एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, है ना। और इसमें हम वेरिएबल्स को और सेपरेट करें तो ये डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बनेगा माइनस पी स्क्वायर, और ये होगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू
माइनस पी स्क्वायर स्मॉल डी एक्स। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि जो एक्स डैश है यहाँ पर, एक्स डैश का मतलब डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है ना, यानी कि कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, लेफ्ट साइड में मिलेगा log x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट log c2। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो log x इक्वल टू log e की पावर में लिख देंगे माइनस पी स्क्वायर एक्स, और नीचे इंटू में c2, तो log से log कट जाएगा। इससे आपको कैपिटल x की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो होगी c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर जो सॉल्यूशन है हमारा वो होता है u इक्वल टू एक्स टी, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं u एक्स टी इक्वल टू इक्वेशन 3 से t की वैल्यू और इक्वेशन 4 से x की वैल्यू, c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, x की वैल्यू है, c1 e की पावर में पी स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू टी, ये हमारी कैपिटल टी की वैल्यू है। ठीक है, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो c1 c2 तो बाहर इंटू में आ जाएंगे, और e की पावर में आपको मिलेगा माइनस पी स्क्वायर एक्स और प्लस पी स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू टी। ये सब कुछ e की पावर में है, e को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये सारा मटेरियल e की पावर में है, और ये इधर बना हमारा यू एक्स टी। तो यहाँ तक तो आपने बिना कंडीशन के सॉल्यूशन को निकाला है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक किया है बिना कंडीशन के सॉल्यूशन, जो कि इक्वेशन 5 बनेगी। अब यहाँ पर हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो एक फंक्शन आपको दिया है यहाँ पर ऊपर इक्वेशन 2 में, वो दिया है u इक्वल टू ई की पावर u इक्वल टू 3 e की पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर 5x। इसमें 2 टर्म इन्वॉल्व है। अगर एक टर्म इन्वॉल्व होती तो आप इजीली फाइंड कर लेते डायरेक्ट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर 2 टर्म इन्वॉल्व है तो समझ लीजिए आपको जनरल सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना होगा, तभी आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो उसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि यू एक्स टी तो हमारा लेफ्ट में रहेगा ही, इस c1 c2 को हम नाम रख देंगे किसी नए कांस्टेंट bn का, है ना, और e की पावर में जो मटेरियल है वो सेम रहेगा, e की पावर में माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी। ठीक है, ये हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा। इसमें हमें केवल समेशन लगाना होगा, और समेशन को हमें अकॉर्डिंग टू गिवन जो हमें कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होता है। वैसे आप इसको n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हो, है ना। n को 1 रखने पर पहली टर्म, n को 2 रखने पर दूसरी टर्म, इस तरीके से आपको मिलेगी, है ना। अब जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमें क्या गिवन है इक्वेशन 2 में, u की वैल्यू दी है 3 e की पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर माइनस 5x, और ये कंडीशन है वैन t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन आपको गिवन है ना। यानी कि आप सिंपली ये कह दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि u एक्स टी जो फंक्शन होता है उसमें हमें t को 0 रखना है ना। तो ये आपको फंक्शन वहाँ पर यूज करना है 3 e की पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर में माइनस 5x, है ना। तो t को हम 0 रखेंगे, और t को 0 रखने के बाद आपको ये कंडीशन यूज करनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6, पुट t इक्वल टू 0 इन 6 में t को 0 रखने पर इधर बनेगा u x 0 इक्वल टू में बनेगा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। लेकिन चूंकि वहाँ पर आपको 2 टर्म दी है केवल u में, एक तो 3 वाली दी है और एक 5 वाली, तो इसमें हम समेशन को केवल 2 टर्म तक प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें गिवन है, और ये हो जाएगा आपका bn, और e की पावर में माइनस पी स्क्वायर एक्स बचेगा t को 0 रखने पर। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो यूज कर देंगे। कंडीशन आपको दी है 3
ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस 5x इक्वल टू समेशन को ओपन कर दो 2 बार, है ना। ये मिलेगा आपको b1 n को 1 रखने पर ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स और प्लस b2 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने समेशन को 2 टर्म के लिए ही क्यों एक्सपेंड किया है, क्योंकि आप दोनों टर्म की इजीली कंपेयर कर सकते हो। अगर 3 टर्म दी होगी तो 3 टर्म की भी कंपेयर आपको करनी पड़ सकती है ना। तो ये हमारा पहली टर्म जो है पहली टर्म के लिए कंपेयर होगा, दूसरी टर्म जो है दूसरी टर्म के लिए कंपेयर होगा। अगर आप कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग आप देख सकते हैं कि जो b1 की वैल्यू आप 3 लेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, एंड वैन जब आप b2 की वैल्यू -1 लेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी, पहली टर्म और दूसरी टर्म से, है ना। तो यही कंडीशन हम ऊपर सॉल्यूशन में यूज कर देंगे। हैंस ये जो हमारी इक्वेशन 5 है उसमें कंडीशन यूज कर देंगे। इक्वेशन 5 से ही आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। हैंस यू एक्स टी इक्वल टू, पहली टर्म में हम b1 की वैल्यू 3 यूज करेंगे और e की पावर पी स्क्वायर की जगह पर 1 यूज करेंगे। पी स्क्वायर की जगह पर 1 यूज करने पर कितना मिलेगा इक्वेशन 6 से, e की पावर माइनस एक्स और पी स्क्वायर की जगह पर 1 रखने पर प्लस टी, ई की पावर माइनस एक्स प्लस टी। फिर प्लस b2 वाली टर्म बनेगी तो b2 की वैल्यू -1 रखनी है और पी स्क्वायर की वैल्यू 5, तो e की पावर -5x और फिर पी स्क्वायर की वैल्यू 5 रखने पर 5 3 8/4 2 मिलेगा, यानी कि प्लस 2t। ठीक है, यही हमारा इसमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें चलना होता है। आपकी मर्जी, आप पी स्क्वायर भी मान के कर सकते हैं क्वेश्चन को, माइनस पी स्क्वायर के मान करके कर सकते हो, 0 मान करके भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसको हम माइनस पी स्क्वायर लेकर के चलते हैं, क्योंकि आगे जब वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन पढ़ेंगे तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इसी से निकलता है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन है आपकी del2v/del x² इक्वल टू del v/del t, है ना। इक्वेशन 1 डाल देंगे और कंडीशन दी है आपको v = 0 when t tends to infinity, v = 0 when x = 0, और तीसरी कंडीशन है v = 0 when x = l। तो 3 कंडीशन है ये, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एज यूजुअल। लेट, क्योंकि u की जगह पर v है तो v ही मान लेंगे। v = x और t, मतलब x तो केवल x का फंक्शन है, t केवल t का फंक्शन है। बी द सॉल्यूशन ऑफ 1, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मान लेते हैं इसको हम, है ना। तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मानने पर हमें जो डेरिवेटिव गिवन है उनकी वैल्यू निकालनी है। नाउ del2v/del x² निकालेंगे, तो इसका मतलब होगा del2/del x² xt। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर t कांस्टेंट होगा, ये मिलेगा del2x/del x²। चूँकि ये केवल x का फंक्शन है, इसको हम d की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d²x/dx², इसलिए ये x" बन जाएगा। फिर del v/del t की वैल्यू निकालेंगे, तो del/del t xt होगा, t के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट का काम करेगा, ये del t बन जाएगा स्मॉल में, है ना। x बाहर लेंगे, चूँकि t का फंक्शन है केवल, इसको d में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होगा, t' बन जाएगा। इसको 1 में यूज़ करेंगे, सभी चीज़ों को यूजिंग इन 1। अगर 1 में आप यूज़ करते हैं तो 1 में यूज़ करने पर आपको मिलेगा tx" इक्वल टू xt'।
सिंपल सी इक्वेशन मिलेगी। इसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू टी डैश अपॉन कैपिटल टी, और इसको हम माइनस पी स्क्वायर लेकर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस पी स्क्वायर से ही ज़्यादातर हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मिलता है हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन में। तो ये 3 फ्रैक्शन बने, पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, नंबर 1। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस इंटू एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट 0 प्लस माइनस आई पी, तो सी एफ होता है इस केस में, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था आपने। सी एफ होगा आपका यहाँ पर C1 कोस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, ये हमारा यहाँ पर सी एफ हो जाएगा। और चूंकि इक्वल का पार्ट 0 है तो यहाँ पर पी आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर x जो है हमारा सी एफ ही हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। x की वैल्यू हमें मिलेगी C1 कोस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। तो ये पहला और तीसरा फ्रैक्शन लिया। ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेकर के t की वैल्यू निकालेंगे। टी डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टी डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। चूँकि आप जानते हैं जो हमारा t है वो केवल y का फंक्शन है, सॉरी जो t है वो केवल हमारा t का फंक्शन है ना, इसलिए हम इसका केवल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि t डैश होता है। इसलिए हमने t डैश की वैल्यू को dt अपॉन dt में कन्वर्ट किया है, ऊपर कैपिटल में नीचे स्मॉल में। वेरिएबल सेपरेट कर देंगे तो ये कैपिटल वाले टर्म अलग हो जाएगा, स्मॉल वाली टर्म अलग हो जाएगी। इंटीग्रेशन कर देंगे वेरिएबल सेपरेट करके, इधर बनेगा log t इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टी और प्लस एक कॉन्स्टेंट log C3। C1 C2 ऊपर ले चुके हैं तो C3 बना लेंगे। देयरफॉर इसको हम log काटने के लिए e की पावर में लिख सकते हैं, है ना, log e की पावर में माइनस पी स्क्वायर टी और इनटू में C3, log से log कटेगा तो आपको कैपिटल T की वैल्यू मिलेगी C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। तो आपने ऊपर इक्वेशन 3 में x निकाला है, इक्वेशन 4 में t निकाला है, दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका v सॉल्यूशन निकल जाएगा। हैंस v सॉल्यूशन हमारा मिलेगा xt की फॉर्म में, जिसको आप v ऑफ xt इक्वल टू भी लिख सकते हो। x की वैल्यू कितनी आई है, C1 कोस पी एक्स C2 साइन पी एक्स, C1 कोस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, ये तो हमारी x की वैल्यू है, और t की वैल्यू है C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। तो ये तो हमने बिना कंडीशन के अभी तक सॉल्व किया है। ये बिना कंडीशन के सॉल्व करने पर हमें सॉल्यूशन मिल गया, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है। इक्वेशन 2 में आपको कंडीशन दी है, सॉरी ये v ऑफ एक्स टी बनेगा, सॉरी v ऑफ एक्स टी। इक्वेशन 2 में जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 में कंडीशन दी है कि x बराबर 0 पर भी v 0 होगा और x बराबर l पर भी v 0 होगा, है ना। गिवन है हमें इक्वेशन 2 में v 0 होगा व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, और v 0 होगा व्हेन x इक्वल टू l। दोनों केस में v की वैल्यू 0 बननी है हमारे यहाँ पर, है ना। तो ये कंडीशन यूज करेगी, यानी कि हम इक्वेशन 5 में x को 0 रखेंगे। इनको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते चाहे तो, डेट इज v ऑफ 0t इक्वल टू 0, ये बनेगी, और ये बनेगा आपका
v ऑफ एल टी इक्वल टू 0। मतलब पहली इक्वेशन 5 में हम x को 0 रखेंगे और v की वैल्यू को 0 यूज करेंगे ये वाले पोर्शन से। फिर इक्वेशन 5 में हम x की वैल्यू को l रखेंगे और v की वैल्यू को 0 यूज करेंगे, है ना। चलिए, पुट x इक्वल टू 0 इन 5, उससे आपको मिलेगा u ऑफ 0t इक्वल टू, x को 0 रखने पर को 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, है ना, और e की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये c1 c3 आपको यहाँ पर मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर। c1 कोस px, x को 0 रखना है तो c1 वहाँ से मिलेगा, c2 0 हो जाएगा और c3 e की पावर में माइनस पी स्क्वायर टी आपको मिलेगा। ये हमें मिलेगा सॉल्व करने पर। c1 c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप x को 0 रखते हैं तो इस v को हमें 0 रखना है, ये v है हमारा। x को 0 रखने पर v को 0 रखना है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। c1 c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन जो है 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम c1 को नॉन जीरो माने तो c3 0 बन जाएगा, या हम c3 को नॉन जीरो माने तो c1 0 बन जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी तो आपका केवल एक ही केस में 0 हो सकता है, जब हम वहाँ पर t की वैल्यू को इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर दो केस है, इसमें से कौन सा कंसिडर किया जाएगा। चलिए मैं मान लेता हूँ लेट, इसमें मैंने मान लिया c1 को नॉन जीरो। ठीक है, अगर आप इसमें c1 को नॉन जीरो मानते हैं तो यहाँ से आपको c3 की वैल्यू 0 मिलेगी। c1 को नॉन जीरो लेने पर c3 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नॉन जीरो मिलेगी। और c3 की वैल्यू 0 लेने पर सारा 0 हो जाएगा, वो कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम c3 को नॉन जीरो मान लेते हैं। c3 को नॉन जीरो मानने पर c1 हमारा यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, c3 को नॉन जीरो लिया, c1 को हम 0 ले लेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि अगर आपने इक्वेशन 5 को थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, अगर आपने c3 को नॉन जीरो नहीं लिया है तो c1 की वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर आपने c1 को नॉन जीरो ले लिया तो c3 0 होगा। c3 0 होने पर पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने c3 को नॉन जीरो कंसीडर करके c1 को 0 माना है। अभी c1 की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे इक्वेशन 5 में, देयरफॉर तो आपको फंक्शन मिलेगा वी एक्स टी इक्वल टू c1 को 0 रखने पर c2 साइन पी एक्स इंटू c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ये मिलेगा। जिसको सिंप्लीफाई करने पर आप लिख सकते हैं वी एक्स टी इक्वल टू c2 c3 एंड साइन पी एक्स e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, जिसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो एक कंडीशन हमने ऊपर यूज कर दी थी, अब दूसरी कंडीशन को यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि हम x को l रखेंगे और v की वैल्यू x को l रखने पर v की वैल्यू को 0 रखेंगे इस इक्वेशन 6 में, है ना। तो पुट x इक्वल टू l एंड v इक्वल टू 0 इन 6, तो इससे आपको मिलेगा 0 इक्वल टू c2 c3 साइन पी एल
और ई की पावर में माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं जो C3 है, C3 को यहाँ पर भी आपको नॉन जीरो ही लेना होगा। C3 अगर नॉन जीरो लेते हैं तो यहाँ पर जो साइन वाली टर्म है वो भी आपकी जीरो बनती है। दिस इम्प्लाइज साइन PL आपका जीरो होगा। ठीक है, साइन PL जीरो होगा। और अगर साइन PL जीरो हो जाता है तो साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है, n पाई की। तो साइन से साइन कटेगा जिससे आपको PL की वैल्यू मिलेगी n पाई। तो आप P को फाइंड कर सकते हैं n पाई अपॉन L, और n आपका बिलोंग करेगा इंटीजर में। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर रख देंगे। देयरफॉर V की जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा इक्वेशन 6 से वो मिलेगा C2C3 साइन n पाई x अपॉन L e की पावर में माइनस पी स्क्वायर टी है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L इंटू टी। ठीक है, अब ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसको भी आप मोस्ट जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये n पर डिपेंड कर गया ना, n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में। देयरफॉर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज तो यहाँ पर जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा v इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी C1 C3 की जगह पर एक नया कांस्टेंट डाल देंगे bn, और बाकी सब सेम रहेगा साइन n पाई x अपॉन L और e की पावर में माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर टी, है ना। तो ये हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होता है यदि हमारा सॉल्यूशन n की वैल्यू पर डिपेंड कर जाए, है ना। तो ये हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो अगर आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आप लास्ट में कांस्टेंट को bn मान सकते हैं। इस तरीके से जो 2-3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं उसी से मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनता है, या खुद ही वो सॉल्व होने पर कंडीशन लगाने पर, ठीक है, वो n की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कंडीशन लगाने पर p की वैल्यू n पाई अपॉन Li है, तो अपने आप ही क्वेश्चन n पर डिपेंड कर गया, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपका यहाँ पर ईजिली बन जाएगा। ओके, और जो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि t को इन्फिनिटी रखने पर ये सॉल्यूशन v जो है जीरो बनेगा, वो कंडीशन फुलफिल होगी क्योंकि आप लास्ट वाले सॉल्यूशन में अगर t को इन्फिनिटी रख देते हैं तो ये लास्ट की टर्म में e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल होगी ही होगी। किसी भी स्टेप में आप देख लीजिए, है ना, हालांकि उसका यूज नहीं हुआ है कहीं पर, लेकिन वो कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को लेकर के। 3 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए, बाकी 2-4 क्वेश्चन हम अपने आप ट्राई करेंगे। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉड्यूल 2 में जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी लेंथी होते हैं। ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है मॉड्यूल 2 का, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। अभी तो हमने केवल यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को सीखा है। जब आप वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, ये सब चीज़ें आगे पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको आगे तक जाना होता है ना, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन को लेकर के। चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए फॉर्मेशन, उसको फॉर्म करना सिखाएंगे, है ना। जब वो फॉर्म हो जाएगी हमारी विद द इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन, फिर उसका हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे, जो कि 10 नंबर में 100% एग्जाम